हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते हुए देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाता है। इसलिए हम मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेते हैं। भाषा की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से है। स्पष्टवाणी मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। आदान प्रदान संकेतों के द्वारा भी हो सकता है। बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को उच्चारित कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझिए। जैसे महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने विचार किया कि एक बार श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा जाए कि शायद वह युद्ध न करके शांति पूर्वक उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दे। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि देखो दुर्योधन, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से लाखों निर्दोष लोगों की जान जाएगी और राज्य की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। इसलिए तुम पांडवों से संधि करके शांति पूर्वक उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दो। यह सुनकर दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, राज्य तो दूर की बात है, बिना युद्ध करे तो मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। जाकर पांडवों से कह दो कि यदि उनमें साहस है तो वे मुझसे आकर युद्ध करे और अपना राज्य मुझसे वापस ले ले। अनुच्छेद से ज्ञात होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति मुख से बोलकर श्री कृष्ण और दुर्योधन द्वारा हो रही है। उपरोक्त लिखे हुए कथानक को यहाँ पढ़ा गया है, अतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर, संकेत द्वारा तथा लिखित रूप में होती है। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है, अतः भाषा का वह साधन तथा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों व इच्छाओं को प्रकट करता है। आगे है भाषा के रूप। प्रत्येक भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मनुष्य भाषा के इस रूप को अपने अनुभवों तथा विचारों द्वारा माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सांकेतिक और पहला है सांकेतिक भाषा। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो भाषा का वह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे इशारों में बातें करना। दूसरा है वाचन भाषा। मुंह से जो कुछ भी बोला जाता है वह कानों से जो सुना जाता है, ऐसी भाषा को वाचन भाषा कहते हैं। इस भाषा में विचारों को आपस में बातचीत के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, आगे है लिखित भाषा। निम्न को भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है।
जैसे प्रीति ने सोनम को पत्र लिखा, अखबार में मेरा लिखा लेख छपा है। लिखित भाषा सांस्कृतिक एवं साहित्य की संरक्षिका तथा संवाहिका होती है। लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की उपेक्षा सीमित है। तार, लेख, संस्मरण, जीवनी, कहानी आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा के सर्वमान्य रूप को सुरक्षित रखने के लिए उसका अपना व्याकरण होना आवश्यक होता है। व्याकरण से वह भाषा सुरक्षित व व्यवस्थित रहती है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्ध हो। यह भाषा का शासक न होकर अनुशासक है, अर्थात इसके द्वारा भाषा को व्यवस्थित किया जाता है। व्याकरण भाषा का व्यवस्थित विश्लेषण है। ठीक है, आगे है व्याकरण के भाग। व्यवस्थित विश्लेषण के आधार पर व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 भाग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा और व्याकरण में संबंध। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व भाषा का है। उसने अब तक जो भी विकास किया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, व्याकरण उसका मेरुदंड बना है। भाषा का व्याकरण से घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध भाषा का प्रयोग एक कला है, केवल किताबी ज्ञान नहीं। अतः शुद्ध भाषा सीखने के लिए व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान आवश्यक नहीं, जितना व्याकरण के नियमों का व्यवस्थित प्रयोग। व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता को दूर करके शुद्ध बनाता है। ठीक है, आगे है लिपि। लिपि कैसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने व समझने के लिए सबसे पहले उस भाषा के वर्णों की जानकारी का होना अति आवश्यक होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह संस्कृत का विस्तृत रूप है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन व उर्दू की लिपि फारसी है। लिपि के बिना हम भाषा के लिखित रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। लिपि के विस्तृत होने के कारण ही हम भाषा को चिन्हित कर पाए हैं। ठीक है, आगे है कुछ भाषाओं की लिपि निम्नलिखित है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, गुजरात की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी और बांग्ला की बंगाली। ठीक है, सभी भाषाओं में एक समान लिपि व्यवस्था नहीं होती। हिंदी और अंग्रेजी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी, फारसी व उर्दू भाषाओं की लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ना। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मन के भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जो कुछ भी पढ़ा व लिखा जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।